बहुत स्वागत आप सभी का हमारे बस आपका प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र शुरू हो रहा है अब, जहां हम बातें करते हैं खुल्लम खुल्ला और वो आपको बताते हैं जो कोई और नहीं बताता। हमारे साथ हमारे मेहमान आज के प्रदीप सिंह जी आ चुके हैं प्रोग्राम में। सर बहुत स्वागत आपका। शांतनु गुप्ता जी आ चुके हैं। शांतनु जी स्वागत आपका भी। और हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर जी हमारे साथ हैं। देवेंद्र जी बहुत स्वागत आपका भी। राजनीति के रंग निराले, एक ही पार्टी के नेता आपस में लड़ा डाले, एक अजब गजब चुनाव की आज कहानी आपको हम बताएंगे। दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के जो पैनल था उसके लिए इलेक्शन हुआ और ये चुनाव आखिर में जिसने सुर्खियां बटोरी वो बीजेपी बनाम बीजेपी का चुनाव बन गया। इसके सचिव के पद के लिए, सचिव एडमिनिस्ट्रेशन के पद के लिए जो इस पद पर थे राजीव प्रताप रूडी, जो 25 वर्षों से इस पद पर हैं, उन्हीं के सामने पार्टी के ही एक पूर्व नेता और केंद्रीय मंत्री रह चुके संजीव बालियान जी वो चुनाव में खड़े हो गए। अब किसी को ही बड़ा छोटा इलेक्शन लग सकता है, आफ्टर ऑल एक क्लब का इलेक्शन था, लेकिन जब आप ये जानेंगे कि इसमें वोट किस किस ने दिया तो आपको भी लगेगा कि भाई इलेक्शन इतना छोटा भी नहीं था। अमित शाह जी ने वोट डाला, जेपी नड्डा जी ने वोट डाला, बीजेपी अध्यक्ष सोनिया गांधी आई वोट डालने के लिए, मल्लिकार्जुन खड़गे ने वोट डाला, पीयूष गोयल आए, किरण रिजिजू केंद्रीय मंत्री इन्होंने वोट डाला और भी होंगे। और इसके अलावा शिव प्रताप शुक्ला हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल भी वोट डालने के लिए आए। अब देखिए ऐसा कोई क्लब है क्या हिंदुस्तान में जहां ऐसे ऐसे लोग मेंबर हैं और वोट डालते हैं। तो ये क्लब जो है एक ऐतिहासिक क्लब है। ये शुरू हुआ था आज़ादी से पहले संविधान सभा के लोगों के लिए मिलने बैठने के लिए, आपस में मिलजोल बढ़ाने के लिए, और 1965 में फिर इसको कॉन्स्टिट्यूशन क्लब नाम दे दिया गया और ये हमारे सांसदों और पूर्व सांसदों के लिए एक रिजर्व क्लब बना दिया गया। हालांकि इसको इस्तेमाल देवेंद्र जी भी कर लेते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था लास्ट वाला मतलब पत्रकार भी कर लेते हैं इस्तेमाल, गोष्ठियां होती हैं, सेमिनार्स होते हैं। लेकिन वैसे इसको जो एडविजन किया गया था एक एक्सक्लूसिव क्लब जो हमारे सांसदों और पूर्व सांसदों के लिए हो। और ये जो लड़ाई थी, जो इलेक्शन हुआ, आमतौर पर इसके लिए पिछले आप दो ढाई दशक में देखेंगे तो इलेक्शन नहीं होते रहे, मतलब ज़्यादातर मौक़ों पर निर्विरोध चुन लिए गए। रूडी जी भी ज़्यादातर जो है निर्विरोध जीते हैं। लेकिन इस बार इलेक्शन हुआ तो इस बार एजेंडा यही था दूसरे पक्ष का, जब बालियान साहब खड़े हुए, उनके पीछे कौन था असल कहानी उस पर आता हूँ, लेकिन कि वो जो स्वरूप था इस क्लब का वो डाइल्यूट हो गया था। अब जिसको एक एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी रहना चाहिए था सांसदों के लिए, इसका इस्तेमाल अब कोई भी कर रहा है। अब सवाल यह कि क्या ये इलेक्शन केवल राजीव प्रताप रूडी बनाम संजीव बालियान, इन्हीं दो बीजेपी नेताओं का था, या इसके पीछे और शक्तियां थीं? क्या बीजेपी एज अ पार्टी इसने इनमें से किसी एक कैंडिडेट के सर पर हाथ रखा, यानी पार्टी ने कोई उम्मीदवार सिलेक्ट कर लिया था दोनों में से? अगर ऐसा था तो फिर ये इलेक्शन ही क्यों हुआ? क्योंकि दोनों बीजेपी के थे तो एक आदमी को बैठ जाना चाहिए था, फिर इलेक्शन क्यों कराया गया? तो यहां से कुछ लोगों ने ये भी चलाया, आज सुबह से आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर, कि अब बीजेपी आलाकमान की पकड़ क्या कमजोर पड़ गई है, कि ये इलेक्शन होने की नौबत आ गई। अगर कोई एक साइड पिक्ड थी तो फिर उसको जीतना भी चाहिए था। तो एक तो पहले इलेक्शन हुआ, ये बड़ी बात। फिर अगर पार्टी ने एक पक्ष चुन लिया था और वो पक्ष कहा जा रहा है कि संजीव बालियान जी थे, तो फिर वो चुनाव हार क्यों गए? तो कांग्रेस और बाकी विपक्ष वो बीजेपी के दूसरे नेता के खेमे में क्यों चला गया? सोनिया गांधी ने बीजेपी के सांसद के लिए वोट डाल दिया राजीव प्रताप रूडी जी के लिए, ये भी कहा जा रहा है। हालांकि गोपनीय बैलेट था, किसी को नहीं मालूम कि किस सांसद या पूर्व सांसद ने किसके लिए वोट डाला, लेकिन कुछ बातें अपरेंट हैं, साफ हैं, वो नजर आ रही हैं। तो आइए इस अजब गजब इलेक्शन की कहानी जो है हम शुरू करते हैं देवेंद्र जी के पास लास्ट में, क्योंकि नहीं तो खबर गिरा देंगे। तो पहले सर, ये इलेक्शन था किसके बीच में? इन्हीं दोनों के बीच में था जिनके चेहरे हैं? नहीं, जिस तरह से उसका हाइप क्रिएट हुआ उससे तो नहीं लगता कि इन्हीं दोनों के बीच में था। और चूंकि दोनों एक ही पार्टी के हैं और विपक्ष ने बढ़ चढ़कर इस चुनाव में हिस्सा लिया, विपक्षी सांसदों पूर्व सांसदों ने, तो उससे भी लगता है कि उनको दिखा कि ये बीजेपी में एक फॉल्ट लाइन दिख रही है, तो इसको चौड़ा करो। किसी एक को, जिसको उन्होंने मान लिया कि ये बीजेपी हाईकमान या बीजेपी के बड़े नेताओं का समर्थन है, उसको हरा दो। सर इस पर थोड़ा खुल्लम खुल्ला बात करेंगे। ये बिल्कुल क्लियर था कि संजीव बालियान जी को बीजेपी की पिक के चॉइस के तौर पर देखा जा रहा था, ये तो क्लियर है ना? नहीं, मुझे तो नहीं लगता। अगर संजीव बालियान बीजेपी की लीडरशिप की चॉइस होते तो राजीव प्रताप रूडी चुनाव नहीं लड़ते। मुझे इसमें कोई शक नहीं है। जब खुलकर बात हो रही तो खुलकर बात करें। कहा जा रहा है कि संजीव बालियान को अमित शाह का समर्थन था। ठीक, मैं नहीं मानता। अमित शाह का समर्थन होता तो संजीव बालियान चुनाव जीत गए होते। अमित शाह कोई कच्ची गोली नहीं, निर्भर होते, वो बैठे, उनको बैठा दिया, न भी बिठाते तो भी जीत जाते। तो इसलिए कि उनका समर्थन था संजीव बालियान को,
संजीव बालियान उनके करीब रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। ये पहले देवेंद्र के पास जाना चाहिए था। तो इसलिए जोड़ा जाता। आप याद कीजिए 2024 के लोकसभा चुनाव के समय जाटों को मनाने के लिए चौधरियों को लेकर संजीव बालियान आए, अमित शाह से मीटिंग कराई, उनकी बड़ी लंबी मीटिंग कराई, वो सब जोड़कर देखा जाता है। लेकिन संजीव बालियान को उत्तर प्रदेश में, बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटों का बीजेपी का सबसे बड़ा नेता माना जाता है। वो अपना चुनाव हार गए और उस सीट से जो जाट बहुल सीट है, और इसके बावजूद कि जयंत चौधरी इस बार साथ थे और राजीव प्रताप रूडी हैं उनके मुकाबले में, जो लगातार चुनाव जीत रहे हैं, एक भी चुनाव नहीं हारे हैं जहाँ तक मुझे याद है। दूसरी बात है, देखिए ये क्लब वगैरह के चुनाव जो है बहुत कुछ निर्भर करता है सोशल नेटवर्किंग पर। रूडी लंबे समय से यहाँ हैं तो सभी पार्टियों के सांसदों से, पूर्व सांसदों से उनके संबंध है, तो उसका उनको एडवांटेज था। और इसका ठीक उल्टा बालियान के साथ था, उनके आउटसाइडर, हम बाहरी थे, तो अपनी पार्टी के सांसदों का वोट मिला होगा अगर किसी नेता ने कहा होगा तो, लेकिन कहा कि नहीं ये तो पता नहीं है। लेकिन अब इसमें जो है, जो वोट तो मिले हैं तो जाहिर है कि या तो सत्ता पक्ष के मिले या विरोध के मिले। तो जो रूडी को नहीं पसंद करते थे उनके लिए एक ही विकल्प था, संजीव बालियान, और जो संजीव बालियान को नहीं पसंद करते थे उनके लिए एक ही विकल्प था, राजीव प्रताप रूडी। तो इसलिए मेरा मानना है कि इसमें अगर कोई गलती हुई है तो बीजेपी हाईकमान को किसी एक के पक्ष में खड़ा होना चाहिए। सर, मैं बाकी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पर तो बाद में जाऊं, मैं एक सिंपल एक सवाल पूछता हूं। किसी को नहीं मालूम कॉन्स्टिट्यूशन क्लब क्या है, मान लीजिए, उसके लिए भी अगर किसी मतदान में अमित शाह वोट डालने जा रहे हैं, कोई लाइन, पार्टी की लाइन नहीं थी, जिसको जहां डालना था स्वतंत्र रूप से वोट डालने, वो स्वतंत्र था वोट डालने के लिए, लेकिन जब अमित शाह खड़े हो गए वोट डालने के लिए, तो आप लोगों को तो पता होगा ना भाई, ये भी किसी एक को तो वोट डालेंगे। नहीं, तो वो कौन है? किसी और क्या हमें वहीं नहीं खड़े रहना है? किसी एक को वोट डालेंगे, ये तो मतलब चुनाव में जा रहे हैं तो डालेंगे। हाँ। किसी एक को वोट नहीं डाल रहे हैं, हाँ, जो उन्हीं की पार्टी का है। हाँ, तो इसका मतलब किसी एक को जिताना चाहते थे, लेकिन जिताने के लिए उन्होंने क्या कोई ताकत लगाई, या जिसको जिताना चाहते थे उस पर भरोसा था कि ये अपने से मेहनत करके जीत लेगा, या ये लाइन जो है अंदर से अगर चल गई कि इसको हमारा समर्थन है तो इस वजह से, या वो बाकियों की तरह केवल एक इलेक्टर के तौर पर गए वहां पर कि भाई सांसदों को ही वोट डालना है, उनमें से मैं एक हूं। मुझे नहीं लगता इतना भी सरल नहीं। हाँ, इतना भी सरल नहीं है कि जो है इसलिए गए। न जाते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। मतलब चाहते तो अवॉइड कर सकते थे, क्योंकि उन्हीं की पार्टी के दो नेता थे। अगर विपक्ष का कोई कैंडिडेट होता, मतलब तीसरा कैंडिडेट भी होता, तब भी समझ में आता। दोनों एक ही पार्टी के कैंडिडेट, एक सांसद एक पूर्व सांसद, दोनों पूर्व मंत्री, तो इसलिए बीजेपी का कोई रोल नहीं था किसी एक के पक्ष में या एक के विरोध में, यह मानना संभव नहीं। अब इसमें जो बाकी लेयर्स हैं जो मतलब साफ पढ़ी जा सकती हैं, वो ये, अब जो चैलेंजर थे संजीव बालियान साहब, इनके सबसे बड़े पैरोकार इस चुनाव में कौन उभर के आए? निशिकांत दुबे। निशिकांत दुबे पिछले दिनों सबसे ज्यादा सुर्खियों में कब थे? जब उन्होंने एक पॉडकास्ट में योगी जी पर सवाल हुआ और उन्होंने ये जब पूछा गया कि योगी जी बहुत पॉपुलर हैं, तो उन्होंने खुलकर कहा कि 2017 के इलेक्शन में वोट योगी जी के नाम पर नहीं पड़े थे, मोदी जी के नाम पर पड़े थे। आज भी वोट मोदी जी के नाम पर ही यूपी में पड़ते हैं। फिर कहा लेकिन वो लोकप्रिय तो बहुत हैं, तो उन्होंने कहा हिमंता बिस्वा शर्मा भी बहुत लोकप्रिय हैं, देवेंद्र फडणवीस भी बहुत लोकप्रिय हैं, और अमित शाह जितना लोकप्रिय तो कोई भी नहीं है। तो वो उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि भाई हमारे सिस्टम में, पार्टी में योगी जी एक चीफ मिनिस्टर हैं और हमारे और भी चीफ मिनिस्टर हैं, तो हमारी पार्टी में कोई किसी दूसरे से ऐसा हम बड़ा या छोटा के तौर पर नहीं देखते हैं। लेकिन मैसेज तो साफ चला गया था। वो संजीव बालियान के साथ खड़े थे। संजीव बालियान जी को उत्तर प्रदेश में जाना ही जाता है कि योगी जी से शायद उनकी बहुत दोस्ती नहीं है। उनके पीछे निशिकांत दुबे का खड़ा होना, निशिकांत दुबे के सर पे किसका हाथ है, नाम आपने स्वयं ही ले लिया। तो एक कड़ी तो यहां से सीधे जुड़ रही थी। दूसरा एंगल यहां से जुड़ गया कि रूडी साहब क्षत्रिय समाज से, राजपूत समाज से आते हैं। योगी जी के ऊपर ये आरोप लगते हैं कि राजपूतों की बहुत चलती है उनकी सरकार के अंदर। तो क्या ये राजपूत वर्सेस रेस्ट, किसी ने इसको ये रंग भी देने की कोशिश की है इलेक्शन, क्या इस लाइन पर जो है वो चला गया था? तो लेकिन पहला सवाल तो ये, क्या इसमें पार्टी की कोई एक पसंद था दो में से? नहीं, पार्टी के हिसाब से बिल्कुल नहीं था सौरभ। पार्टी के हिसाब से अगर होता तो ये मैसेज कम्युनिकेशन
किया गया होता, और पहली चीज़ें देखेंगे, जैसे जिस तरह से आप निशिकांत दुबे को देख रहे हैं कि वो संजीव बालियान के पूरी तरह से समर्थन में थे, उसी तरह से राजीव प्रताप रूड़ी के समर्थन में अनुराग ठाकुर थे। क्या अनुराग ठाकुर भी पार्टी के खिलाफ जाएंगे? क्या राजीव प्रताप रूड़ी पार्टी के खिलाफ जाएंगे? सवाल ही नहीं पैदा होता। अगर अमित शाह या पार्टी के टॉप लीडरशिप का कोई एक चॉइस होता तो एक मैसेज काफ़ी था इस चुनाव में किसी के बैठने के लिए, उन दोनों में से किसी पे भी मैं कह रहा हूँ, वो सवाल ही नहीं पैदा होता कि उन दोनों में से कोई ये कहता है कि नहीं पार्टी का तो आदेश आ गया, फिर भी मैं चुनाव लड़ूंगा। दूसरी चीज़ देखिए कि राजीव प्रताप रूड़ी के हिसाब से कि ऐसा नहीं है कि बाद में कोई अपोजिशन उनके साथ आ गया या कुछ, जब उन्होंने नॉमिनेशन किया तो उनका जो पैनल है ऑलरेडी राजीव शुक्ला एक कमेटी में, जितेंद्र रेड्डी एक कमेटी में, ये कांग्रेस के नेता हैं, त्रिची सिवा डीएमके के नेता हैं, उनके कमेटी में उनका अपना जो पैनल है 11 में से 10 जीते हैं, उसमें कांग्रेस के भी लोग हैं, डीएमके के भी लोग हैं। वो तो घोषित तौर पे क्लब का इलेक्शन जैसे होता है, जो क्योंकि दलीय प्रतिबद्धता के आधार पर इलेक्शन नहीं था, वो उसके तहत गए। संजीव बालियान ने ज़रूर ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये मैसेज दिया कि पार्टी का चॉइस मैं हूँ। निशिकांत दुबे का आपने बताया क्योंकि वो साथ थे तो इसलिए ये मैसेज और चला गया। एक पार्टी के व्हिप हैं लोकसभा में सतीश गौतम, वो खुल्लम खुल्ला संजीव बालियान के साथ, उससे और मैसेज गया। तो इन सारी चीज़ों से ये मैसेज इनडायरेक्ट वे में जा रहा था, लेकिन पार्टी ने ऑफिशियली ये कम्युनिकेट नहीं किया था कि बीजेपी को इसके पक्ष में रहना है। और अगर ऐसा हुआ होता तो ना अनुराग ठाकुर इस काम को करते, ना राजीव प्रताप रूड़ी करते, क्योंकि एक क्लब के इलेक्शन के लिए अपना पॉलिटिक्स कोई खराब नहीं करते। नहीं, चलिए मैं आपकी बात ही मान लूं कि डायरेक्टली नहीं, या डायरेक्टली पार्टी कहीं इन्वॉल्व नहीं थी, लेकिन जैसा आपने बताया इनडायरेक्टली ये मैसेज तो था कि संजीव बालियान के पीछे पार्टी के बड़े नेता खड़े हैं, और संजीव बालियान ही मैसेज दे रहे थे। वो खुद भी वो मैसेज दे रहे थे, खुद भी ये पार्टी के बड़े नेताओं की तरफ से मैसेज नहीं था। अच्छा, पार्टी के बाकी सांसदों को ये हिम्मत है क्या कि अमित शाह से जाकर पूछे किसके साथ रहना है? पीएम साहब से जाकर पूछ रहा हूं कि अगर इनडायरेक्ट मैसेज भी मिल गया था तो भी सारी बीजेपी इनके पीछे क्यों नहीं खड़ी हो गई? इतना वोट आया है संजीव बालियान सर, अपना लोकसभा वो नहीं जीत पाए, और सांसदों के चुनाव में इतना वोट लेके आप आए। संजीव बालियान को जानता कौन है आप बताओ? पश्चिम यूपी के अगर आप छोड़ दें तो जो वोट उनको हासिल हुआ है, कहाँ से इतना वोट आया? जाहिर तौर पर इसी मैसेज से वोट आया कि पार्टी आपके साथ खड़ी है, पार्टी आपके पीछे खड़ी है। अदरवाइज 5, 10, 15 वोट से अधिक नहीं आता संजीव बालियान। क्या आपको लगता है कि सांसदों या पूर्व सांसदों को ये लगता कि जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब कभी खंडहर हुआ करता था, जिसके बारे में कहा जाता था जहाँ जिम है उसके बारे में सौरभ होता था कि यहाँ पे भूत आते हैं, वो चर्चाएं चलती थी। आज वहाँ पे वर्ल्ड क्लास का जिम बना हुआ है। वो जिम किसने बनवाया? इसी टीम ने, राजीव प्रताप रूड़ी, राजीव शुक्ला, इन लोगों की टीम, अखिलेश प्रसाद सिंह, और ये लोग गए थे शरद पवार के साथ पहली बार, 2008 की बात है। और उस समय फंडिंग हुआ, बीसीसीआई ने पैसा दिया, फिर अभी जय शाह ने 2024 में पैसा दिया, बीसीसीआई की तरफ से दिलवाया। तो ये सारी चीज़ें आप कॉन्स्टिट्यूशन क्लब को सौरभ देखें तो एकदम आपको वर्ल्ड क्लास रहेगा। और मिथ बहुत चलाया गया, जैसे ये कहना है कि बाकी लोग मेंबर बन जाते, मेंबर बन ही नहीं सकते। 2009 का जो इलेक्शन का बायलॉज है, सांसद या पूर्व सांसद ही मेंबर होगा। एक चीज़ ज़रूर है कि कुछ पोर्शन, जैसे वहाँ स्विमिंग पूल सांसदों के लिए जो हमें बताया गया एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, क्लब के एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, एक रेस्टोरेंट उसका नाम प्रियम्बल है, एक्सक्लूसिव सांसदों के लिए। दूसरा जो रेस्टोरेंट है उसमें बाहरी लोग भी जा सकते हैं, हमारे आपके जैसे लोग भी जा सकते हैं। एक कैफ़े है जिसमें बाहरी लोग भी जा सकते हैं, तो वो जाके वहाँ पेमेंट करते हैं, और वो पेमेंट सब्सिडाइज रेट पर नहीं करते। तो अगर 300 स्टाफ का आपको क्लब चलाना है तो जब सेशन चलता है सौरभ, तो पर डे 5 या 7 उसमें सांसद जाएंगे, और नॉन सेशन डेज में तो 1 या 2 सांसद जाएंगे। तो क्या इस पैसे से इतने बड़े क्लब को आप चला सकते हैं? नहीं, ये तो आप मतलब प्रैक्टिकल बातें बता रहे हैं, जो जानता है क्लब को उसको पता होंगी ये बातें। जो निशिकांत दुबे बोल रहे थे वो तो ये कह रहे थे कि भाई ये सांसदों का क्लब है, पूर्व सांसदों का क्लब है, IAS, IPS, IFS का, मिडलमैन का, इनका क्लब नहीं है, उद्योगपतियों का क्लब नहीं है ये। मतलब तो ये आरोप लगा रहे थे ना वो अपनी, और उन्होंने ये भी कहा कि रूडी जी वैसे मेरे पुराने दोस्त हैं। लेकिन आरोप तो उन्हीं पर लगा रहे थे कि आपने इस क्लब को जो है, और खुल्लम खुल्ला आरोप लगा रहे थे। और इसी में राजीव प्रताप रूड़ी की टीम ने सांसदों को ये सब चीजें बताई, इसमें बाकायदा बताया जा रहा था। कल जब सोनिया गांधी पहुंची सौरभ वोट देने के लिए, तो अगर राजीव प्रताप रूड़ी थे वहां पे, तो राजीव प्रताप रूड़ी के साथ ठीक डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह, वही सोनिया गांधी तक ये मैसेज पहले पहुंचा चुके थे। डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह और राजीव प्रताप रूड़ी बहुत खास दोस्त हैं, और ये ठाकुर भूमियार वाली दोस्ती है, सरनेम से कंफ्यूज मत होइए कि यहाँ ठाकुर बात चल रहा है। राजीव शुक्ला भी वहीं खड़े थे, उन लोगों ने सोनिया गांधी को रिसीव करके वो लोग आगे लेके गए थे। तो ये राजीव प्रताप रूड़ी का जो एक स्मार्ट पॉलिटिशियन का जो स्टैंड था, उन्होंने ये कर रखा था कि सभी अपोजिशन के लोगों को अपने साथ जोड़ लिया। जैसे उनके पैनल में समाजवादी पार्टी से अक्षय यादव थे, राम गोपाल यादव से पूछ के उस नाम को लिया गया था। ऐसे में सपा का सपोर्ट किसको होगा?
डीएमके से पूछ के त्रिची शिवा सपा ये तो ये चलो ये बात तो मान गया आप, क्योंकि अगर राजीव प्रताप रूडी के पैनल में सारी पार्टियों के लोग थे तो उन सबका समर्थन उनको ऑब्वियसली मिलना था। यहाँ इनका कोई पैनल नहीं था, सिर्फ अकेले वो अपना नाम, सिर्फ सेक्रेटरी वैसे खबरें तो ये भी, शांतनु जी एक मिनट, खबरें तो ये भी हैं कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी का अश्योरेंस था राजीव प्रताप रूडी को, डोंट वरी, ये खबरें चल रही हैं। 500% श्योर है ये, 500% श्योर है कि राहुल गांधी जब पार्लियामेंट में आए तो राजीव प्रताप रूडी क्योंकि सबसे मिल रहे थे, तो बाहर राहुल गांधी और राजीव प्रताप रूडी में सेकंड हुआ। तो उस समय राहुल गांधी ने पूछा कि आर यू फाइटिंग इलेक्शन, तो इन्होंने बोला यस, तो बोला डोंट वरी, राहुल गांधी बोलते हुए चले गए। उसके बाद सोनिया गांधी से कल वोटिंग के समय में, दोपहर की बात है, मैंने खुद ही पूछा था, मैं और मेरे एक और मित्र खड़े थे, उन्होंने पूछा कि क्या आप वोट देने जाएंगे? ऑफकोर्स आई विल गो, वो जिस उत्साह के साथ उन्होंने बताया। हाँ, तो अपोजिशन को एकदम क्लियर ये था कि हमें राजीव प्रताप रूडी को वोट करना है। टीएमसी हो, डीएमके हो, कांग्रेस हो, सपा हो, सबने एकदम खुल के वोट किया। उनको इतनी क्लैरिटी किस लिए थी? अमित शाह जी वाली खबर चल गई थी इसी? हाँ, ये संजीव बलियान के ग्रुप में ये जो मैसेज पहुंचाया ना कि पार्टी हमारे साथ है, भले हो या ना हो ये नहीं पता हमें, बट ये जो मैसेज पहुंचाया, अपोजिशन को ये लग गया कि चलो ये एक मौका है, यही दो कैंडिडेट हैं तो ये एक मौका है कि, और कांग्रेस में ऑलरेडी उनके साथ उनके ऐसे दोस्त हैं जैसे अखिलेश प्रसाद सिंह के बारे में मैंने बताया, राजीव शुक्ला जो लंबे समय से क्लब में साथ हैं। तो फिर भी लोग कह रहे हैं सिर्फ क्लब का इलेक्शन था। शांतनु जी, था तो वो क्लब का इलेक्शन, और अच्छी बात है कि इसमें राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट खराब है इसकी कोई बात नहीं करी, क्या पता वो भी लेके आ जाए, कोई मेरी 6 महीने की रिसर्च है। लेकिन जो इनकी इंपॉर्टेंट बात है कि 25 साल से थे और क्लब को सबने देखा है, हम लोग उसके 3 हॉल है, सब मैंने अपनी किताबें लॉन्च करी हैं वहाँ पर, लेकिन उसमें वो कमरा लेने के लिए भी आपको एक सांसद का ही सिग्नेचर चाहिए होता, तभी वो आपको कमरा मिलता है, जो 3 हॉल हैं उसके। तो क्योंकि वो 25 साल से चला रहे हैं उसको, और किस तरह से उसकी व्यवस्था चेंज हुई है ना, वो एक बहुत एलीट क्लब, एक 5 स्टार होटल की तरह दिखता है पिछले 10-12 साल से, खासकर वो उसके हॉल, उसका माइक सिस्टम, उसका ऑडियो सिस्टम, उसके खाने की व्यवस्था, तो उस तरह का देखा। और क्योंकि उनका पूरा पैनल था तो उसमें 700 वोटों में से 300 मिले हैं ना करीब संजीव बालियान को, 400 इनको मिले। पैनल भी था उनका, योगी जी भी पसंद करते थे। योगी जी कहाँ से आ गए? मैं आपको बता नहीं, योगी जी वोट करते थे पूर्व सांसद की तरह। अब आप मेरे को मजबूर कर रहे हो कहीं दूर जाने के लिए। पूर्व सांसद की तरह वोट कर सकते थे। मैं बताता नहीं भाई, ये चर्चा चल रही ना, किसी ने कहा कि भाई ये तो इलेक्शन की कहने वालों की बात कर रहा हूं मैं, ये केवल गॉसिप, प्योर गॉसिप कि इलेक्शन रूडी वर्सेस बालियान नहीं था। किसी ने कहा तो अमित शाह वर्सेस योगी इलेक्शन था, किसी ने कहा नहीं अमित शाह वर्सेस सोनिया गांधी इलेक्शन था। लोग बोल रहे हैं, ऐसी बातें कर रहे हैं। और सोशल मीडिया पर तो ये सब चलता रहता है, लेकिन ये मैं सोर्सेज के आधार पर बता सकता हूँ कि राजीव प्रताप रूडी ने योगी आदित्यनाथ को फोन किया था, क्योंकि वो पूर्व सांसद के तौर पे वो मेंबर भी हैं, तो उन्होंने फोन किया था। और जो भी चुनाव लड़ता है, हमारे आरडब्ल्यू में फोन आता है, सबका फोन आता है ओनर के पास, भाई हमारा वोट आप आएंगे क्या? वो तो नेचुरल, उन्होंने सबको फोन किया, जो भी हर वोटर के पास तो मैं जाऊंगा ना, जो आ सकता है आ सकता है। अब आ गए थे हिमाचल के गवर्नर उठ के, उन्होंने वोट कर दिया। वैसे 2 दिन पहले मीटिंग भी हुई क्षत्रिय विधायकों की लखनऊ में, आपको मालूम है कि नहीं मालूम है? 40 क्षत्रिय विधायकों की मीटिंग हुई, लेकिन वो वोटर नहीं थे। हाँ, वो वोटर नहीं थे, वो किसी और कोई और मुद्दे पे मिले। तो आप भी कह रहे हैं कि इसमें कोई राजनीति नहीं वो थी? छोटा इलेक्शन है, चुनाव है, वो लड़ लिए, बड़ी बात है। आपको छोटा लगा है कि मेरी पढ़ाई लिखाई लखनऊ से हुई है और वहीं से नौकरी शुरू की। लखनऊ में 15 अगस्त आ रही, 15 अगस्त और मकर संक्रांति के दिन पतंगबाजी होती है। तो लखनऊ में उसको कनकौआ भी कहते हैं पतंग को। तो इस तरह की खबरों को कनकौआ बाजी कहते हैं। अच्छा, जिसका कोई आधार नहीं हो, आप हवा में मतलब कुछ भी जोड़ दीजिए कि सोनिया गांधी वर्सेस अमित शाह था, योगी आदित्यनाथ वर्सेस अमित शाह था, किसी से किसी को जोड़ दीजिए, लेकिन जो नुकसान किया वो 2 लोगों ने, एक निशिकांत दुबे और दूसरे संजीव बालियान ने। ये जो मैसेज सटल तरीके से दिया कि हमको हाईकमान का आशीर्वाद प्राप्त है, और उसको माना गया कि अमित शाह का आशीर्वाद प्राप्त है। तो कांग्रेस को या जो भी भाजपा के विरोधी हैं उनको लगा कि बालियान को हराने का मतलब हम अमित शाह को हरा रहे हैं। तो तो निशिकांत दुबे ऐसे व्यक्ति हैं जिनके बारे में कहा जा सकता है, हुए तुम दोस्त जिसके दुश्मन उसका आसमां क्यों हो। तो वो तो मतलब जिसके साथ खड़े हो जाएं उसकी बर्बादी तय है। मतलब इतने बड़े नेता हैं, इतने बड़े जनाधार वाले नेता हैं, तो कुछ झारखंड में करके दिखाते। झारखंड में क्या कर लिया भाई विधानसभा चुनाव में? बातें बड़ी बड़ी करना बड़ा उन्होंने तो कहा कि ये जीत संजीव बालियान की है क्योंकि मैंने इसमें सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को वोट डालने के लिए आना पड़ा। अरे मेंबर है, कोई जो है मतदाता है वो वोट डालने मतलब उनको रैली करना पड़ा अपने सांसदों को कि भाई आप जाइए वोट डालिए। दिल्ली के चुनाव में राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी सब लोग गए वोट डालने। कांग्रेस का कैंडिडेट नहीं था।
तो इसका क्या मतलब है? मतलब अर्थ, अब वो मतदाता है, वो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर चुनाव हो रहा है तो वोट डालने जाएंगे ही। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब उनके घर से 1 किलोमीटर दूर भी नहीं है। सर देखिए, मुझे कोई क्रेडिट मिले मेरे किए का, या कोई मुझे यूं ही दे दे, खबर जो बनेगी वही बनेगी, दोनों ही सूरतों में। जैसे कपिल सिब्बल ने को मौका मिला, विपक्ष को तो मौका मिला ना ये कहने का कि अगर ठीक है, अगर एक तरफ बीजेपी ने कैंडिडेट पिक कर लिया था तो हमने उसको हरा दिया। तो वो लिख रहे हैं कि व्हेन द इलेक्शन इज बाय सीक्रेट बैलेट, तो सो कॉल्ड चाणक्य विल लूज हैंड्स डाउन इन बिहार। अब उन्होंने उसको बिहार से जोड़ दिया, भी आप कह रहे थे ना SIR वाली बात। इफ इन बिहार द इलेक्शन इज फेयर, द चाणक्य विल बी लूज अगेन, मतलब बीजेपी फिर हारेगी। सीक्रेट बैलेट था, इसीलिए यहां पर ऑपोजिशन जीत पाया, ये उनका तर्क है। मतलब बीजेपी वाले भी नहीं साथ खड़े हुए। नहीं तो उनको चुनाव किसने हराया था भाई? वो भी तो चुनाव हारे हैं, और चुनाव जो है वो चाहे विधानसभा का हो, लोकसभा का हो, सीक्रेट बैलेट से ही होता है। तो देखिए, वही हम कह रहे हैं कि ये बीजेपी की टॉप लीडरशिप ने ये मौका दिया, ये परसेप्शन बनने दिया, इसको रोकने की कोशिश नहीं की। पहला स्टेप होना चाहिए था, किसी एक को बिठा देना चाहिए था, वो नहीं किया। दूसरा, अगर ये परसेप्शन बनाया जा रहा था कि फलां के साथ हैं, फलां के विरोध में हैं, तो उसको रोका जाना चाहिए था, वो भी नहीं हुआ। तो फ्री फॉर ऑल हो गया। तो उसमें जिसके जैसे संबंध थे या जिससे विरोध था, नाराजगी थी, उस हिसाब से वोट दिया। तो बीजेपी में भी ऐसे लोग होंगे जिन्होंने जो है संजीव बालियान को नहीं दिया होगा, ऐसे भी लोग होंगे जिन्होंने रूडी को नहीं दिया होगा। ऐसा नहीं कि 100% वोट किसी एक कैंडिडेट को बीजेपी का चला गया। तो हर तरह के, और जो शुरू में मैंने बात कही, भाई रूडी सोशलाइट है, पायलट हैं, MP रहे, मिनिस्टर रहे, इतने साल से क्लब चला रहे हैं, तो सबसे संबंध है। तो कुछ इसमें विरोधी भी होंगे, कुछ समर्थक भी होंगे, तो उसी हिसाब से ये वोटिंग हुई है। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बहुत बड़ा पॉलिटिकल जो है वो खोजने की कोशिश होनी चाहिए कि उसको हरा दिया, ये उसकी हार है। ये अरे इसमें तो राजनाथ जी की भी एंट्री हो गई सर, और की तो छोड़िए। प्रियंका चतुर्वेदी, शिवसेना UBT की सांसद, वो लिख रही हैं सोशल मीडिया पर, बीजेपी वर्सेस बीजेपी, राजनाथ सिंह 1, अमित शाह 0। इसमें एक चीज देखें सौरभ की, जैसे कपिल सिब्बल, मतलब ये नॉमिनी ये राजनाथ सिंह के थे रूडी जी। कपिल सिब्बल का पहले सौरभ देखें कि कपिल सिब्बल शायद ये भूल गए उस ट्वीट को करने में कि जो जीता है वो हार्डकोर बीजेपी का है, बीजेपी का नेशनल स्पोक्स पर्सन है। ये भी नहीं कोई डिस्कंटेंट एलिमेंट हो, उदासीन व्यक्ति नहीं है। अभी भी मौजूदा टीम में पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन, जो कि पार्टी का फेस होता है, उस व्यक्ति को आप जिता के कह रहे हो कि हमने हरा दिया बीजेपी। जनरल सेक्रेटरी रहा, लेकिन मिनिस्टर दोनों भाजपा के। हाँ, तो सोचिए ना कि बीजेपी के लिए तो आदर्श स्थिति है ना कि भाई हम ही दोनों में से किसी को जीतना है, अपोजिशन का कोई कैंडिडेट तक नहीं है। तो बीजेपी के लिहाज से जब पार्टी अगर आपको सोचना हो तो इससे ज्यादा अच्छी और आदर्श स्थिति क्या हो सकती है? पहली बात ये। दूसरा, सोचिए कि वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज किस प्रकार का है कि पार्टी, जैसा मैं बार बार कह रहा हूं कि एक इशारा काफी होता कि रोडी बैठ जाओ या बलियान बैठ जाओ, दोनों में से किसी को एक मैसेज होता, बैठना ही बैठना था। मैं आपकी बात तब मान लेता देवेंद्र, अगर नड्डा जी और अमित शाह जी वोट डालने ना गए होते। वो क्यों भाई कि हमारा लेना देना नहीं, हमारा आदमी जीत रहा है ना, तो मुझे क्या जरूरत है जाके वोट डालने की? मेरा ही आदमी जीत रहा है। वो दोनों मेंबर भी तो हैं और उनका एक चॉइस भी होगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं, उनका एक चॉइस होगा। लेकिन चॉइस होना क्यों हानिकारक हो सकता है भाई? कि जो भी अच्छा है जीत जाएगा, अपना वोट तो वो दे सकते हैं ना। लेकिन कोई एजेंडा नहीं था। एजेंडा अगर होता तो पार्टी की तरफ से फिर वो सब पे लागू होता। आज अनुराग ठाकुर बीजेपी दफ्तर में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। आपको लगता होगा कि कल पार्टी के आदेश को डिफाई करेंगे ओपनली, पार्लियामेंट में ओपनली उन्होंने बताया कि हाँ मैं राजीव प्रताप रूडी के साथ हूँ, और अगले दिन पार्टी दफ्तर में बैठ के पार्टी मुख्यालय में पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे? सवाल ही नहीं पैदा। तो वो चीज़ बिल्कुल नहीं। हाँ, जो कहानी थी पर्दे के पीछे, जैसे भोला सिंह, वो डिनर डिप्लोमेसी खूब हुआ है। एक दिन पहले 100 पश्चिम के सांसद राजस्थान के एक की है, दूसरा CM रमेश हैं जो पहले TDP में थे, उसके बाद वापस बीजेपी में आ गए, सांसद हैं वो। CM रमेश क्योंकि साउथ के सांसद हैं, तेलंगाना आंध्र प्रदेश, तो उस कंडीशन में साउथ के सारे सांसदों को एक दिन पहले उन्होंने लगभग 100 लोगों को बुला के डिनर किया। वो निशिकांत दुबे के बेहद करीबी दोस्त, तो उनके ऊपर वो जिम्मेदारी दी गई थी कि आप साउथ वाले मैनेज करो संजीव बलियान के लिए। गवर्नर का आपने सुना, तस्वीर में देखा, कुछ गवर्नर ऐसे कि जो दूसरे स्टेट में हैं उन्होंने फ़ोन किया, मुख्यमंत्रियों ने फ़ोन किया, अपने अपने लोगों को। उस लेवल का हुआ है, ये आसान चुनाव नहीं था। और एक चीज़ वोटर लिस्ट को लेकर मैं आपको दिलचस्पी बताऊं कि सोर्सेज के हमें द्वारा जानकारी मिली कि बीजेपी के सांसद हैं सौमित्र खान बंगाल से,
वो जाके पूरा ऑब्जेक्शन उन्होंने शुरू किया कि पोस्टल बैलेट से मैंने अपना वोट नहीं दिया था, मैं वोट कास्ट करने चाहता हूँ। तो वहाँ से जो चुनाव अधिकारी थे, रिटर्निंग ऑफिसर, उन्होंने ये दिखाया कि ये देखिए फॉर्म, ये आप ही का सिग्नेचर है। तो बोला कि हाँ सिग्नेचर तो मेरा ही है, लेकिन मैंने वोट दिया नहीं था। इस लेवल तक का मामला हुआ पोस्टल बैलेट पे दस्तखत उनका, और वो कह रहे मैंने हाँ, नहीं किया। और उसके बाद जो हमें जानकारी मिली, मतलब है वोट बदलना चाहते हाँ, और उसके बाद पोस्टल बैलेट पे क्यों कुछ बदलना भेजा चाहते था, थे? कहा कि मेरा नहीं है तो अब मैं यहाँ दूंगा। बदलवाया जा रहा होगा, हो सकता है। और इस लेवल तक मामला हुआ कि राजीव प्रताप रूडी और संजीव बलियान के पहले क्लब के कुछ अधिकारी, जो अधिकारी हैं, तीखी बहस हुई काफ़ी, मामला कुछ ज़्यादा आगे चला गया। फिर राजीव प्रताप रूडी को जानकारी मिली, फिर उन दोनों में आके हीटेड डिस्कशन हुआ। मतलब राजीव प्रताप रूडी और संजीव बालियान। हाँ, तो ये अच्छा खासा आर्गूमेंट वाला चुनाव रहा है। ये बहुत आसानी से गुड्डी गुड्डी वाला नहीं रहा था। बयानों में जो आप देख रहे थे कि मेरे दोस्त, वो सब ठीक है। चुनाव की जो गहमा गहमी होती है आमतौर पे, वो इसमें भी पूरी नजर आई। और एक एक सांसद पार्लियामेंट में, सौरभ कल इसी पे बात कर रहा था। बीजेपी वालों ने चुनाव कैसे किया भाई? जैसे कंगना रनौत ने खोल के बोल दिया कि भाई मुझे तो समझ में नहीं आ रहा मैं किसको वोट करूं, दोनों ही मेरी पार्टी के हैं। अब यही सोचिए, अगर पार्टी की तरफ से आदेश होता तो क्या कोई सांसद ये बात कहता? और ऐसे कई नेताओं ने मुझे कहा कि समझ में नहीं आ रहा है, दोनों मेरे दोस्त हैं, किसके साथ जाऊं। कम से कम ऐसे 15-17 है कि पार्टी ने सोचा हो कि दोनों को लड़के देख लेने दो, हाँ, किसकी ताकत कितनी है। बस वही कि जो दोनों बोस्ट कर रहे हैं कि हमारा बहुत समर्थन है, वो कह रहे हैं हमारा बहुत समर्थन है, तो पता चल जाएगा। ये तो देखिए, ये सवाल तो बनता है कि फिर ये संजीव बालियान किसके कहने पे खड़े हुए या खुद ही? नहीं देखिए, जैसे उनके पश्चिम के सांसद है, उनका चल रहा होगा बहुत समय से, एक चलता है कि बड़ा ब्यूरोक्रेटिक है, बड़ा इलीट हो गया है, आप थोड़े जमीन के नेता हैं। निशिकांत दुबे ने खड़ा कराया। हाँ। लेकिन उस हिसाब से मेरे ख्याल से संजीव बालियान ने बहुत वोट ले लिए, 300 वोट ले लिए, 700 में से 300 वोट ले लिए। एक नया व्यक्ति जो स्कोर रहा क्लब कल्चर का पार्ट नहीं स्कोर है। रहा 392 वर्सेस 290। हाँ, 290 अच्छा वोट ले लिया 102 वोट से आ रहे हैं। नहीं, देखिए, आप आप किसी किसी कार्यक्रम कार्यक्रम में में मैसेज को वोट मिला है। हाँ, उस मैसेज को वोट मिला है कि ये अमित शाह के कैंडिडेट है, इसके कैंडिडेट। आप कभी बड़े कार्यक्रमों में जाएं, किताबों के कार्यक्रमों में जाएं, पोलो खेलने कोई जाएं, बीजेपी का सांसद पूछने जाएगा नहीं अमित शाह से कि आपने क्या करना है। ऐसी बात को वेरीफाई नहीं कर सकते कभी। लेकिन दबाव सोचिए ना, मतलब उधर सोनिया गांधी वोट डाल रही हैं, इधर अमित शाह वोट डाल रहे हैं, नड्डा जी वोट डाल रहे हैं। और तो अपोजिशन वाले उसका एकदम, मतलब ये कहा गया हमें अपोजिशन के सांसदों द्वारा कि जैसे पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग में हिस्सा लेने के लिए व्हिप जैसा जारी होता है, उस तरह से कमांड हमें दिया गया है अच्छा, कि राजीव प्रताप रूडी के पक्ष में वोट करना। ऑपोजिशन के लोगों ने, अपोजिशन के कई लोगों ने इस बात को कहा कि हमें दल में तो एकदम से बताया गया कि हाँ आपको राजीव प्रताप रूडी के साथ रहना है। और उसके पीछे की स्ट्रेटजी मैंने आपको बताई, क्योंकि उनके पैनल में सभी दलों के साथ, मतलब ऐसा नहीं था कि वो किसी सिर्फ बीजेपी का लेकर या सिर्फ अपने नाम पे लेके चले गए हैं। निशिकांत दुबे और संजीव बालियान ने ये इंप्रेशन न दिया होता तो संजीव बालियान को 50 वोट भी नहीं मिलते। अच्छा, केवल ये कंफ्यूजन क्रिएट करा के इसको कंटेस्ट में बदल दिया, वरना ये वन वे जो है इलेक्शन था। राहुल गांधी को तो नींद अच्छी आई हुई ना अंकल सर? अगर उनको ये गलत फहमी है कि संजीव बालियान को हराने से वो अमित शाह को हरा देंगे तो फिर उनको भगवान मालिक है। फिर तो ऐसे बीजेपी बार बार हारना चाहिए। या राजीव प्रताप रूडी को लेसर बीजेपी वाले हैं, या लेसर संघी हैं, या लेसर हिंदुत्ववादी हैं, उनको ऐसा लगता है तो ठीक है। एक और दिलचस्प चीज और मैं आपको बताऊं कि आरजेडी लालू प्रसाद यादव की फैमिली के खिलाफ राजीव प्रताप रूडी चुनाव लड़ते रहे हैं, और कल आरजेडी के जो सांसद उनकी हैं, बेटी, लालू जी की बेटी से तो जीते ना इस हाँ, बार। और उनकी दूसरी जो है मीसा भारती, उन्होंने राजीव प्रताप रूडी के पक्ष में वोट किया और आरजेडी के सांसदों ने उनके पक्ष में वोट किया। दूसरी तरफ एनडीए के कुछ सांसदों ने राजीव प्रताप रूडी के, बिहार के एनडीए सांसदों ने उनके खिलाफ भी वोट किया। तो बड़ा दिलचस्प था, एकदम घालमेल वाला था पूरा। पर्सनल इक्वेशन बहुत ज्यादा मायने उसमें, क्षेत्र भी चला, कास्ट भी चला। कास्ट चला ना, कास्ट चला, क्षेत्र चला। कास्ट में तो जाट अपने खुल के देश कहते में थे। तो कोई ऐसी चीज नहीं हो सकती जिसमें कास्ट न चले। तो फिर वो मीटिंग में क्या हुआ, वो लखनऊ वाली मीटिंग में 40 क्षत्रिय विधायकों वाली मीटिंग में? बहुत सारे ऐसे, बहुत सारे परशुराम कुटुंब समाज, कुटुंब नाम दिया, व्हाट्सएप ग्रुप भी बना उसमें, क्षत्रिय समाज, बनिया समाज, ऐसे मिलते रहते हैं लोग भाई। भारत विधायकों में भी, सब में है, विधायकों में है, जर्नलिस्ट में है, आर्मी तक में है, अब तो बना हुआ है, हर जगह बना हुआ है। आईएएस ऑफिसर में ग्रुप बने हुए हैं, जाट आईएएस, ये आईएएस, तो लोग तो पहुंच गए बीजेपी अध्यक्ष, मतलब यूपी बीजेपी अध्यक्ष जो है जाति वहाँ देखनी दबाव हो, बनाने के लिए सब। जाति का खेल देखना हो तो आप बीएचयू चले जाइए, वहाँ हाँ, जब टीचर्स एसोसिएशन का जो है चुनाव होता है वहाँ देखिए चुनाव में क्या जाति चलती होगी जो वहाँ चलती है। वहाँ जो चलती है, वहाँ तो जगह संख्या भी कम है। हमें एक और जैसे जानकारी मिली सर, आप तीनों ने आज कोई व्हाट्सएप कॉल किया ब्रेक प्रोग्राम से जाति वाले पे एक सोर्सेज के द्वारा जानकारी मिली कि ब्रिजभूषण शरण सिंह संजीव बलियान में अच्छे इक्वेशन है। तो पहले शायद उन्होंने कह दिया था कि हाँ मैं सपोर्ट कर रहा हूँ तुम्हें, बाद में उन्होंने कहा कि नहीं मेरे ऊपर दबाव है, मैं सपोर्ट नहीं कर रहा। अच्छा, उसके बाद उन्होंने शायद ये कहा कि मैं वोट डालने ही नहीं आऊँगा, बेहतर ये है। तो दबाव तो रहना ही रहना है, वो दबाव चाहे जिस रूप में आ जाए। चुनाव जब है तो दबाव कैसे नहीं होगा,
जाति का होगा, क्षेत्र का होगा, विचारधारा का होगा, लाइफ स्टाइल का हो जाएगा कि अरे वो तो बड़ा एलीट है, वो तो बड़ा गंवार है, मतलब हर चीज़ तो होता ही होता है, इसमें तो कोई। अब अपनी पहली गलती सुधार रहा हूँ, अब आप बताइए मुझे वो लखनऊ वाली मीटिंग में क्या हुआ? लखनऊ वाली मीटिंग सौरभ, हर सेशन में इन लोगों ने एक ग्रुप बनाया है और वो हर सेशन में मिलते हैं इस तरह से। अच्छा, और ये अनयूजुअल है, यूजुअल नहीं, आमतौर सुनने में अजीब लगता है ना। हाँ, और दिल्ली में मैंने विधायक ऐसी नहीं सुनी। जातियों के आधार पर बिल्कुल बना बिल्कुल, और दिल्ली में मैंने ऐसा नहीं सुना। यूपी का पॉलिटिक्स में ये बड़ा आम आता है कि उसमें जैसे पश्चिम पूर्वांचल की बात कर लें तो वहाँ पे एक बीएसपी के विधायक के बारे में कहा जाता है कि ये क्योंकि इस जाति के हैं तो इनका बड़ा असर रहता है सरकार में। इस तरह की चीज़ें यूपी में ज़्यादा चल रही हैं, दिल्ली में कभी ऐसा मैंने नहीं सुना कि उस आधार पर कुछ बन रहा हो। लेकिन वो हर सेशन में मिलता है, ऐसा नहीं है कि क्लब को लेकर वो कर रहे हैं। ये कुटुंब शायद 2 या 3 सेशन पहले बना है, वो लोग व्हाट्सएप पे ग्रुप बना के एक बार मिलते हैं। दिल्ली में जो होता है वो राज्य के हिसाब से होता है। सेशन चलने के दरमियान जब सेशन चल रहा होता है तो हर राज्य के सांसद एक साथ बैठते हैं उस पार्टी के। नहीं, राज्य के तो चलिए फिर भी समझा जा सकता है, मगर हाँ, मतलब जाति के आधार पर कोई ग्रुपिंग बने, पार्टी भी इसको क्यों लाइक करेगी या नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल से। तो जब सभी पार्टियां, किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहे, जातीय सम्मेलन आयोजित करते हैं तो आप कैसे रोकेंगे इसको? आप क्षत्रिय महासभा, ब्राह्मण महासभा, वैश्य महासभा ये आयोजित जब करेंगे तो जाहिर है कि ऐसे फिर आपस में भी लोग इस तरह से मिलेंगे। सवाल यह है कि उद्देश्य क्या था। अगर उद्देश्य जो है वो पार्टी के खिलाफ या किसी एक नेता के खिलाफ या सरकार की किसी नीति के खिलाफ है तो वो मामला दूसरा हो जाता है। लेकिन किसी एक पार्टी, केवल बीजेपी के विधायक मिले होते तो उसका संदेश दूसरा होता, सभी पार्टियों के मिले हैं तो उसका संदेश दूसरा है। 2-3 ही थे सर, सपा के और बसपा के शायद कोई एक, बाकी तो सब बीजेपी के थे। नहीं, मुझे मालूम नहीं किस पार्टी के कितने थे, मैं कह रहा हूँ, लेकिन मतलब एक तरह से ऑल पार्टी था। वैसे तो देखिए तो बीजेपी और सपा के अलावा विधायक किसके पास है? उत्तर प्रदेश विधानसभा में इन्हीं 2 पार्टियों के पास है। अच्छा, यूपी का प्रदेश अध्यक्ष सर कहाँ तक पहुंची, कुछ खबर उसकी? हो सकता है राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद हो तो देवेंद्र जी ज़्यादा बताएंगे। इतना उलझा हुआ मामला यूपी का? नहीं, उलझा हुआ नहीं है, वो अभी एजेंडा में नहीं था। अदरवाइज यूपी का प्रदेश अध्यक्ष में इतना मैं बता सकता हूँ कि जिस कास्ट से टॉप लीडरशिप का होगा कमांड की, इसमें से हमें चुनना है, तो उसके हिसाब से पैनल बना के रखा गया है। 6-7 नाम का पैनल एक ऑलरेडी है वो, क्योंकि ऊपर वाले की प्रायोरिटी अभी नहीं है। मतलब यूपी होने का मतलब है कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष का उसके 3-4-5-6 दिन बाद अनाउंसमेंट कर दीजिए। हाँ, तो उस लिहाज से क्योंकि बड़ा मसला अभी नहीं हुआ है, इसलिए यूपी में कोई बहुत टसल चल रहा हो। गुजरात का नहीं हुआ है, कर्नाटक का नहीं हुआ, यूपी है सर। नहीं, कर्नाटक और गुजरात भी, मतलब उसको कम मत समझिए आप। नहीं, कर्नाटक गुजरात तो बहुत आसानी से प्रदेश अध्यक्ष हो जाएगा, उतना आसान यूपी वाला नहीं। मतलब यूपी में आपको आसान 27 में चुनाव है, फिर भी नहीं हो रहा है सर। कर्नाटक में योगी नहीं है सर। येदियुरप्पा हैं, भूलिए मत। वहाँ सीआर पाटिल हैं, मंत्री हैं वो। एक वरिष्ठ नेता को पार्टी से निकाल दिया गया है, तो ये कोई सामान्य बात नहीं है। जो कैडर से उठकर आया, संघ की बैकग्राउंड का, लंबे समय से पार्टी के साथ रहा, केवल प्रदेश अध्यक्ष की आलोचना के कारण, उसके खिलाफत करने के कारण जो है निकाल दिया गया। ठीक है सर, तो ये कहानी थी बीजेपी वर्सेस बीजेपी चुनाव की। अब अगर सोनिया गांधी वोट कर सकती हैं बीजेपी के सांसद के लिए, तो तीनों लोग एक जैसी बातें क्यों नहीं कर सकते? आप क्या सुनना चाह रहे हैं ये बताइए। तो मैं तो हेडलाइन निकालना चाह रहा था कोई, वैसे बनी है, ऐसी बात नहीं है। देखिए, कोई बात नहीं, हर रोज एक नया दिन है। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में आने के लिए आपका, देवेंद्र जी बहुत शुक्रिया, शांतनु जी बहुत धन्यवाद आपका। कॉफी पर कुरुक्षेत्र में आज इतना ही।